पाठशाला की पहली क्लास, नया साल, मुनीर की फिर वही पुरानी गलती। पीएम मोदी ने पाकिस्तान में प्रलय लाने की डेट तय कर दी है क्या? मुनीर और हाफिज के चेले कसूरी का वो कश्मीर प्लान, दुनिया बोल रही कि 2026 में मोदी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की डबल पिटाई तय है। उधर बांग्लादेश पहुंचकर जयशंकर ने क्या खेल किया है, सबसे पहले इसका चर्चा। हमने पाठशाला में आपको बताया ही था कि 2025 में तो मोदी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था भाई, असली पिक्चर तो 2026 में रिलीज होगी और वही हो रहा है। आप देखिए कि इधर नया साल आया, उधर नरेंद्र मोदी ने ऐसे धमाके पर धमाके कर दिए कि सब हैरान है, परेशान है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। क्योंकि यहां लोग जब पटाखे फोड़कर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का नया भारत मिसाइलें मार मार के ऐसा न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है कि पाकिस्तान में मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो। नरेंद्र मोदी के न्यू ईयर धमाकों से घबराए पाकिस्तान का क्या हाल है, आप खुद देखिए कि नया साल आया तो मुनीर ने भारत को फिर नई धमकी दी है। पहलगाम के मास्टरमाइंड आतंकी कसूरी ने भी भारत के खिलाफ नया जहर उगला है। बलूचिस्तान हाथ से निकलता देख मुनीर ने भारत को धमकी दी है, वहीं कसूरी कश्मीर का राग गा रहा है। यानी पाकिस्तान की दुम सीधी नहीं हुई है। पाकिस्तान खुद भारत को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का न्योता 2026 में देगा और पीएम मोदी अपनी फुल प्रूफ तैयारी किए बैठे। आप खुद देखिए पिछले 10 दिनों में क्या क्या नहीं हुआ है भाई। बीते 10 दिन में भारत एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की टेस्टिंग कर चुका है। ब्रह्मोस की तरह घातक प्रलय मिसाइल का टेस्ट हो चुका है। सोचिए जिसका नाम ही प्रलय है, वो पाकिस्तान में फटेगा तो प्रलय ही ना लाएगा। समंदर के अंदर से परमाणु हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा चुकी। नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का टेस्ट हो चुका। नए साल पर भारत की सेना में रैमजेट इंजन वाले तोप के गोले आ गए। इजराइल से 1000 गाइडेड बॉम्ब खरीदे जा रहे हैं। भारत की तैयारी बॉस अलग लेवल पे चल रही है और मुनीर की हरकतें उसी लोअर लेवल पर है, वो सुधर नहीं रहा। और यही सब देखकर दुनिया जो है वो भविष्यवाणी कर रही है, कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2026 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। और मुनीर के लिए कहां से बुरी खबर आई है कि इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, यह भी आज आपको बताने जा रहा हूं। भारत और अफगानिस्तान मुनीर को फोड़ेंगे। उधर कैसे बांग्लादेश में पीएम मोदी ने मुनीर का गेम बिगाड़ दिया है। पीएम मोदी ने कैसे बांग्लादेश में विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजकर अपनी चिट्ठी के जरिए मुनीर का खेल बिगाड़ा है, आज वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि मुनीर भारत को धमका क्या रहा है और पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फोड़ने के लिए क्या नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर ली। यह युद्ध कब होगा, कैसे होगा, क्या अगले ही कुछ महीनों में या दिनों में हो सकता है, क्या खबर आ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. भारत की तोपें नॉन स्टॉप गोले बरसा रही हैं। समंदर का सीना फाड़कर मिसाइल निकल रही है। नए नए रॉकेट से पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट चल रहा है। मतलब हर दिन भारत अपने नए नए हथियारों की धार चेक कर रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब नए हथियार की टेस्टिंग की खबर ना आए। इस टेस्टिंग को देखकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पीएम मोदी ऐसी ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा होगा कि पहले मिसाइल को देखें या रॉकेट को देखें या तोप के गोलों को अपडेट रखें। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि पीएम मोदी इन हथियारों से नए साल की आतिशबाजी तो करेंगे नहीं। ये हथियार पाकिस्तान के लिए ही है और ये मेगा तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। तो किसी भी दिन इन हथियारों की टेस्टिंग पाकिस्तान पर ही हो जाएगी। साल तो बदल गया, लेकिन मुनीर की हरकतें नहीं बदल रही। मुनीर ने फिर से भारत को नए साल पर नई धमकी दी है। इस धमकी में मुनीर का डर साफ साफ दिख रहा है। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की अखंडता का उल्लंघन होने पर निर्णायक प्रतिक्रिया दी जाएगी। सेना के बयान के मुताबिक आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में स्थित
जनरल हेडक्वार्टर्स में बलूचिस्तान पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत को ये चेतावनी दी। लेकिन मुनीर के इस बयान में उसका डर भी छिपा है, बलूचिस्तान को गंवाने का डर, पाकिस्तान के टुकड़े होने का डर। मुनीर ने फिर से भारत पर झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत समर्थित गुट बलूचिस्तान में हिंसा फैलाने और विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं। मुनीर ने ऐसे वक्त में भारत का नाम लिया है जब पाकिस्तान में मुनीर की खिल्ली उड़ रही है। उसे डरपोक जनरल कहा जा रहा है जो नींद में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमता है और आर्मी दफ्तर में भी बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे रहता है। मुनीर के साथ साथ उसके पाले आतंकी भी भारत का नाम लेकर जहर उगल रहे हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला तो इतना बौखला गया है कि वो कश्मीर से लेकर हैदराबाद और जूनागढ़ तक पर अपना दावा ठोक रहा है। इन आतंकवादियों का हैदराबाद और जूनागढ़ का नाम लेना ये बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन से ये लोग इतने बौखला गए हैं कि हैदराबाद से जूनागढ़ तक का नाम ले रहे हैं। मुनीर से लेकर आतंकी तक सब इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि 8 महीने बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की मार का दर्द पाकिस्तान झेल रहा है। जो नई सैटेलाइट इमेज आई है वो बता रही है कि भारत के हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के एयरबेस अभी तक ठीक नहीं हो पाए। पाकिस्तान अब भी ज्यादातर एयरबेसेस में हुए नुकसान को ठीक करने में लगा है। इधर पाकिस्तान मरम्मत में लगा है, उधर भारत पाकिस्तान को फोड़ने की नई तैयारी में जुट गया है। 31 दिसंबर को ही भारत ने प्रलय मिसाइल का टेस्ट किया। ब्रह्मोस की तरह ही घातक माने जाने वाली ये स्वदेशी क्वासाई बैलिस्टिक प्रलय मिसाइल है। इस परीक्षण में डीआरडीओ ने एक ही मोबाइल लॉन्चर से 2 मिसाइलों को बैक टू बैक फायर किया। जब एक साथ बैक टू बैक 2 मिसाइलें हमला करती हैं तो ये और ज्यादा घातक हो जाती हैं। प्रलय मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन नमूना है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। प्रलय मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, आखिरी समय में भी चकमा देकर दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये मिसाइल 1000 किलो बारूद लेकर जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर की है। पाकिस्तान अभी प्रलय के सदमे से बाहर आता उससे पहले ही भारत ने नए साल में पाकिस्तान को तोपों के नए गोलों से हिला दिया है। आज ही खबर आई है कि भारतीय सेना दुनिया की पहली सेना बन सकती है जो रैमजेट पावर्ड 155 mm तोप के गोले सेवा में शामिल करेगी। ये स्वदेशी तकनीक IIT मद्रास और भारतीय सेना ने मिलकर विकसित की है। एक बार पूरी तरह विकसित होने पर यह तकनीक भारतीय सेना के सभी तोप सिस्टम पर इस्तेमाल की जा सकेगी। मौजूदा गोलों की रेंज 30-40 किलोमीटर होती है, लेकिन ये तकनीक इसे दोगुना कर देगी। ये तकनीक दुश्मन के पीछे के ठिकानों, कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स, एयरफील्ड्स पर सटीक हमला करने में सक्षम बनाएगी। इससे पहले 29 दिसंबर को भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल टेस्ट कर दिया जो 120 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना साध सकता है। 23 दिसंबर को भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था जो पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है। पिनाका K4 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही भारत ने एडवांस आकाश NG का सफल टेस्ट करके पाकिस्तान में दहशत फैला दी थी। भारत की तैयारी तगड़ी है। 2025 में ट्रेलर भारत दिखा चुका है, अब 2026 में पूरी पिक्चर दिखा देगा और इसकी भविष्यवाणियां भी होने लगी हैं। देखिए, अमेरिका के एक थिंक टैंक ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने पाकिस्तान के पसीने छुटा दिए। अमेरिकी थिंक टैंक ने साफ कहा है कि इस साल पाकिस्तान को भारत फोड़ेगा, अफगानिस्तान भी फोड़ेगा, यानी पाकिस्तान दो तरफ से पिटेगा। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका जता दी है। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक भले ही वर्तमान में संघर्ष का विराम है, लेकिन युद्ध की चिंगारी अभी भी सुलगी हुई है। अमेरिकी थिंक टैंक को लगता है कि अगले युद्ध की वजह नया आतंकी हमला होगा, यानी पाकिस्तान फिर कोई आतंकी हमला करेगा और भारत इस बार पाकिस्तान को तगड़ा फोड़ेगा। रिपोर्ट में कश्मीर का जिक्र किया गया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि भाई कश्मीर की वजह से युद्ध भड़कने का
जिक्र है इसमें, यानी पाकिस्तान पिछले साल की तरह फिर से कश्मीर में कोई आतंकी हमला करवा सकता है। और जिस तरह के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का आतंकी कसूरी कश्मीर का नाम ले रहा है, भाई उससे क्लियर दिख रहा है कि पाकिस्तान फिर मार खाने की तैयारी खुद कर रहा है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह भी है कि इधर से भारत फोड़ेगा, उधर से अफगानिस्तान भी नहीं छोड़ेगा। रिपोर्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी फिर से सशस्त्र संघर्ष की आशंका जताई गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष की वजह क्षेत्रीय उग्रवाद को बताया गया है। यानी बड़े बड़े थिंक टैंक कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिर मार खाएगा, यह ना सुधरने वाला। और सिर्फ अमेरिकी थिंक टैंक ही नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर बाकी लोग भी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कल ही पाठशाला में एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह युद्ध 2026 में होकर रहेगा। सुनिए एक बार छोटा सा हिस्सा, फिर आपको बताता हूं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। पीओके 2026 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 2026 में होगा या नहीं होगा? अब मैं इसको ऑपरेशंस नहीं बोलूंगी। अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस ये सब नहीं होने वाला। अब जो होगा, अब वार होगा पाकिस्तान के साथ। हाँ, वार और ये 2026 में होगा मोस्टली। जो चैत्र नवरात्रि के आसपास, जो मार्च अप्रैल में वहां पे होने की बहुत संभावना, बहुत मैक्सिमम। मैंने तो 2024 में जब पहलगाम अटैक वगैरह नहीं हुआ था तभी कहा था कि पीओके 2025 में 2027 में यहाँ आ सकती है, और बिल्कुल आ सकती है। थोड़ा सा टाइम लूंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज सबको समझ में आएगा, कि आपके बच्चों को भी यहाँ समझ में आएगा, कि जब 1970 वार में पाकिस्तान का एक भूमिखंड टूट के, अब जो हम जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, तब एक्चुअली शनि जो है वो मेष राशि में गया था, और साइड बाय साइड उनका शनि में केतु का अंतर्दशा चल रहा था। वही स्थिति बन रहा है अभी, सेम सिनेरियो जो 71 में हुआ। 71 में 2027 में शनि जो है मेष राशि में जाने वाले हैं, और अगले साल से शुरू हो रही है उनकी 1 साल के लिए, जो 2027 के मिडिल तक चलेगा, उनका केतु का साफ पीरियड। अब उनके देश में, पाकिस्तान में सत्ता भी चेंज होगा। उनका जो अभी जो प्रधानमंत्री है वो जाने वाले हैं, मिलिट्री शासन वाले, वो तो उनके लिए आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भूमिखंड फिर से टूटना तो एकदम तय है। तो पीओके वो बचा के रख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप कह रही हैं कि 2026 मार्च के आसपास से एक फुल फ्लेजेड वॉर होगी भारत पाकिस्तान के लिए। अब भारत पाकिस्तान में अब फुल फ्लेजेड वॉर ही आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं है, इससे तो बड़ी ही चीजें हैं। पाकिस्तान से युद्ध की इन भविष्यवाणियों के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बड़े संकेत दे दिए। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर खुला ऐलान कर दिया है, साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को जारी रखता है तो फिर भारत को भी जवाब देने का पूरा अधिकार है। सुनिए कैसे पाकिस्तान को भारत खुली चुनौती दे रहा है कि करोगे अगर तुम गलत काम तो फिर पिटाओगे। When you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. इधर भारत ने पाकिस्तान को टाइट कर दिया है, उधर तालिबान ने भी पाकिस्तान को कायदे से समझा दिया है कि ज्यादा उछलोगे तो अच्छा नहीं होगा। नए साल पर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान पर कंट्रोल करने की हिमाकत ना करे। तालिबान ने साफ कहा है कि वो अपने फैसले खुद लेता है, इस्लामाबाद इसमें टांग ना अड़ाए। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि जब वो सत्ता में वापस आए तो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि तालिबान उसके मुताबिक चले। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ कहा कि पाकिस्तान को इस तरह सपने नहीं देखने चाहिए। तालिबान ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान को हड़काया है जब अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे ताकतवर माने जाने वाले रीपर ड्रोन के ढेर होने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दावा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ भेजे गए अमेरिकी ड्रोन को धुआं कर दिया। इसी के साथ ये थियरी भी चल रही है कि पाकिस्तान के बेड़े में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन नहीं, और इसीलिए अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में खेल कर रहा है और मुंह की खा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये तनातनी पाकिस्तान की सेना को बहुत भारी पड़ रही है। एक तो बॉर्डर पर पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही TTP के आतंकी पाकिस्तान की सेना को लगातार फोड़ रहे हैं। तालिबान से भिड़ने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपना बहुत नुकसान करवा लिया है। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए सबसे घातक साल साबित हुआ। 2025 में अफगानिस्तान बॉर्डर से हुए हमले में पाकिस्तान में करीब 4000 लोग मारे गए।
इसमें से 1070 लोग तो सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट में ही मारे गए। पाकिस्तान की पिटाई के पीछे सीधे सीधे तहरीक तालिबान का हाथ है, जो आए दिन पाकिस्तान में धमाके करता है। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान को कैसे फोड़ा है, खुद इसका वीडियो जारी किया गया। पाकिस्तान में जान माल का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही उसे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर 10,000 के करीब ट्रक फंसे हुए हैं। कराची बंदरगाह पर 11,000 से 12,000 अफगान ट्रांजिट और मध्य एशिया के कंटेनर अटके पड़े हैं। इससे दोनों देशों का व्यापार रुका हुआ है। हर दिन करोड़ों का घाटा हो रहा है। पाकिस्तान के निर्यात को झटका लग रहा है, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस नुकसान को कम करने के लिए नए रास्ते और साझेदार तलाश रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि अब वो अपने एयरलाइंस से लेकर होटल सब कुछ बेचने पर आ गया है। खबर है कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार अपने होटल, बैंक, इंश्योरेंस, एनर्जी कंपनियां सब बेच रही है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर $131 बिलियन पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रोजाना का खर्चा चलाने के लिए भी अब कर्ज लेना होगा। इधर पाकिस्तान की हालत खराब है, उधर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर उसे और टेंशन में डाल दिया है। जम्मू कश्मीर में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर दुल्हस्ती प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 260 मेगावाट बिजली बनेगी। इससे पहले सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी इसी नदी पर बनाने की मंजूरी दी गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा है। दुल्हस्ती प्रोजेक्ट के फेज 2 को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान सिंधु जल समझौते की दुहाई दे रहा है, कह रहा है कि हमें कुछ नहीं बताया गया। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद एक सुर में गा रहे थे कि पानी की जगह खून बहेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर भी बहुत उछल रहा था, लेकिन नया साल आते ही बांग्लादेश में भी नया खेल होने लगा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल चली है जिससे पाकिस्तान को भी शॉक लगा होगा। भारत से बिगड़े रिश्तों के बीच भी पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बांग्लादेश भेज दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी का एक लेटर लेकर बांग्लादेश पहुंचे तो यूनुस सरकार टेंशन में आ गई। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने मोहम्मद यूनुस से कोई मुलाकात नहीं की। यानी क्लियर मैसेज चला गया कि तुम मिलने लायक भी नहीं हो, जिस तरह से तुमने बांग्लादेश का हाल कर रखा है। तनावपूर्ण माहौल के बीच विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना, मोहम्मद यूनुस से न मिलना बहुत कुछ कह रहा है। और इसके साथ साथ एस जयशंकर ने बांग्लादेश में अभी के वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े चेहरे से मुलाकात करके मोहम्मद यूनुस को समझा दिया कि मुनीर के चक्कर में फंसकर कुछ नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश में पीएम मोदी ने कैसे मुनीर के प्लान पर पानी फेरना शुरू कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मोदी के ढाका मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार है। बांग्लादेश पर मोदी जियोपॉलिटिक्स की सियासी बिसात बिछाकर बैठे हैं। जहां खेल भी उनका है, मोहरे भी उनके हैं, प्यादे भी उनके हैं और चाल भी उनकी है। बेगम खालिदा जिया के जनाजे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजकर मोदी ने कूटनीति के तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। पहला है भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी को नरम करना और दूसरा बांग्लादेश के नंबर 2 मैन को बांग्लादेश भेजकर दुनिया में संदेश देना कि भारत रिश्ते सुधारने में पहला कदम बढ़ा चुका है। बांग्लादेश से वापस आकर विदेश मंत्री ने क्लियर मैसेज भी दिया कि भारत से दूर होना उसके पड़ोसियों के अपने हित में नहीं है, क्योंकि भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अगर वो भी ऐसी ही तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें भारत के साथ आना ही पड़ेगा। I was there in Bangladesh just 2 days ago. I had gone to represent India at the funeral of the former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khalida Zia. There is as I said, a good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors, I think, have, a realization that India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense,
is the message which I also took to Bangladesh. यहां भारत की ओर से 2 अहम कूटनीतिक संदेश देखने को मिले। विदेश मंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के नए फेस तारिक रहमान से तो मिले, लेकिन मोहम्मद यूनुस से कोई मीटिंग, कोई मुलाकात नहीं की। एस जयशंकर के बांग्लादेश दौरे की एक और तस्वीर बेहद चर्चा में है, जब वो पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक से मिले और उनसे हैंडशेक किया। जयशंकर ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से कोई बैठक नहीं की, जो भारत बांग्लादेश संबंधों में वर्तमान तनाव की गंभीरता को दिखाता है। ये कदम खास तौर पर तब और ज्यादा अहम हो जाता है जब नेपाल के विदेश मंत्री और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने यूनुस से स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की। भारत का स्टैंड साफ है। जब से यूनुस सरकार बनी है, वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। 300 से ज्यादा हिंदू और अल्पसंख्यक मारे गए हैं। लगातार हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहा है। अब यूनुस सरकार ने हिंदुओं के अधिकारों पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश सरकार की ओर से 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं को सरस्वती पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, महालया की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इस सब के बीच जयशंकर की यूनुस से न मिलने की स्थिति एक साफ राजनीतिक संदेश के तौर पर सामने आई है, जो भारत की नाराजगी और गंभीर दृष्टिकोण को दिखाती है। दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर के पैरों तले भी जमीन खिसकी जा रही है। बांग्लादेश के लिए जो जहरीला प्लान मुनीर के दिमाग में था, वो फेल होता दिख रहा है। मोदी के ढाका प्लान की तस्वीर जब से मुल्ला मुनीर ने देखी है, वो डर से कांप रहा है। मुनीर सोच रहा है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद चुनाव टल जाएंगे। हादी की मौत का ठीकरा भारत पर फोड़कर एंटी इंडिया सेंटिमेंट तैयार करके चुनाव को डिरेल किया जाएगा। लेकिन उस्मान हादी के भाई ने ही मुनीर और यूनुस का प्लान फेल कर दिया। हादी के भाई ने सामने आकर सीधे सीधे कह दिया कि चुनाव रोकने के लिए हादी को मरवाया गया है। और अब खुद भारत के विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना, वहां जाकर बीएनपी के टॉप नेताओं से मुलाकात करना, यूनुस से न मिलना और पाकिस्तानी असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाना, ये सब कुछ मोदी के टैक्टिकल मूव का हिस्सा है। मोदी का ढाका मास्टर प्लान तो अब खुद पाकिस्तानी ही मुनीर को समझा रहे हैं। पर मुल्ला मुनीर आंखों में पट्टी बांध कर बैठा है। जयशंकर के हैंडशेक पर पाकिस्तान इतराने लगा है। जयशंकर से हाथ मिलाने के बाद अयाज सादिक टीवी चैनलों पर जाकर कह रहे हैं कि हम नहीं, वो आए हमसे हाथ मिलाने। लेकिन मोदी नीति पाकिस्तानियों के दिमाग से ज्यादा तेज है। ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रही। भारत की बांग्लादेश पॉलिसी में पाकिस्तान ना चाहते हुए भी आ ही गया है, और इसकी वजह खुद मुनीर है। ये किसी से नहीं छिपा कि बांग्लादेश में आईएसआई को मोहम्मद यूनुस सरकार का साथ मिलता है। आसिम मुनीर ने चोरी छुपे बांग्लादेश में आईएसआई का ढाका सेल एक्टिव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुनीर का यह ढाका सेल कहीं और से नहीं, बल्कि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से काम कर रहा है। मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने पिछले साल नवंबर में ढाका सेल का गठन किया था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे ढाका सेल का बड़ा रोल सामने आया है। लेकिन तारिक रहमान की लंदन से वापसी के बाद बांग्लादेश की राजनीति में तीसरा कैरेक्टर आ गया है। तारिक की वापसी से यूनुस और पाकिस्तान के मंसूबे धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग के बाद बीएनपी ही है जिसकी पकड़ मजबूत है। ऐसे में अब यूनुस की राहें मुश्किल भरी होने वाली है। बांग्लादेश से वापस आकर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खरी खरी भी सुनाई है और साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अगर कोई जुर्रत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब उसे उसी वक्त दिया जाएगा। देखिए, कट्टरपंथियों के प्लान पर तो पानी मोदी फेर ही रहे, लेकिन जब पानी की बात हो रही है तो पाठशाला में अगला चैप्टर बड़ा जरूरी है। इंदौर में जान लेने वाले